अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा लेक्चर जो होगा वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यू से रिलेटेड होगा। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक जो है वो शेयर कर दें, और साथ ही साथ जो है वो जिन जिन बच्चों को इस वीडियो का लिंक रिसीव हो गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। इससे हमें ये आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव लेक्चर को सुना जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 मिनट लगती है, तो जैसे ही 1 मिनट मुकम्मल हो जाएगा तो हम अपने लाइव सेशन का बाकायदा आगाज़ कर देंगे। तो करीब करीब 1 मिनट होने को आ चुका है और हम जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बाकायदा आज के इस लाइव सेशन का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना वो डील करता है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। हीट एनर्जी जो है वो वर्क में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। अब इस सेंटेंस को आगे कौन मुकम्मल करता है? ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, ऑप्शन सी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड ऑप्शन डी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। तो इसमें हमारे पास जो है आपके पास 30 सेकेंड है एक एमसीक्यू का आंसर देने के लिए। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हाई टेम्परेचर से यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट एनर्जी क्या होती है, फ्लो करती है, तो वर्क डन हमें मिलता है। लेकिन अगर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पर हीट एनर्जी ट्रांसफर करनी होती है तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या है कि हीट एनर्जी जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट होती है, लेकिन इसका जो मेन डिपेंडेंट है, मेन चीज़ जो है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो तो सेंटेंस को मुकम्मल कर रहा था, लेकिन इसका जो मेन टारगेट है द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद, इसका मेन कंसर्न क्या है? ऑप्शन ए आउटपुट वर्क, ऑप्शन बी टेम्परेचर ऑफ सिंक, ऑप्शन सी टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ऑप्शन डी डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मेन कंसर्न है हमें वो बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। 30 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लें। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद आउटपुट वर्क। वर्क के आउटपुट पर क्या करता है, डिपेंड कर रहा होता है। टेम्परेचर ऑफ सिंक इसका एक फिनोमिना है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स भी इसका एक हिस्सा है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो भी मैटर करता है, लेकिन मेन कंसर्न जो है वो वर्क आउटपुट कितना है इसके ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है आउटपुट वर्क। नेक्स्ट हमारे पास इस वक्त जो है एमसीक्यू स्क्रीन में मौजूद है। अकॉर्डिंग टू केल्विन्स स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। केल्विन्स स्टेटमेंट के मुताबिक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 2 स्टेटमेंट है ना, केल्विन्स एंड क्लॉसियस। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसकी जो केल्विन स्टेटमेंट जो है वो हमें बतानी है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस whose sole purpose is to convert heat energy into work. Option B, it is possible to construct an heat engine working on a cyclic process whose sole purpose is to convert heat energy into work. Option C, it is impossible to construct a device which operate in a cyclic process and produce no effect other than the transfer of heat from a cold body to a hot body, और option D, none of these. तो आपने पहचानना है कि इनमें से केल्विन्स स्टेटमेंट कौन सी वाली स्टेटमेंट जो है वो केल्विन स्टेटमेंट के लिहाज से जो है वो करेक्ट है। जल्दी से, बड़े बड़े ऑप्शन हैं, थोड़ा सा टाइम ले लो चलो, लेकिन जल्दी से आप जो है वो तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। बहुत से बच्चों ने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है, शाबाश। इट इज इम्पॉसिबल। देखिए ऑप्शन ए और बी जो है वो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, लेकिन बी में क्या है, इट इज पॉसिबल। ऑप्शन ए में क्या है, इट इज इम्पॉसिबल, ये फर्क है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस
whose sole purpose is to convert heat energy into work। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए है। तो जिन्होंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला हमारा लेक्चर अटेंड किया है तो केल्विन स्टेटमेंट पहचानना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू एमडीकेट के पास पेपर का है। अ हीट इंजन वर्किंग अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक हीट इंजन है जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक वर्क कर रहा है, हैज 50% एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी जो है वो 50% है। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ इट्स लो टेम्परेचर रिजर्वायर इफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर इज 327 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें कहा जा रहा है कि एक हीट इंजन है जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक जो है वो वर्क कर रहा है, उसकी इफिशिएंसी बताई जा रही है 50% है। हमें कहा जा रहा है व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ इट्स लो टेम्परेचर रिजर्वायर का हमें टेम्परेचर बताना है इफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर इज 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मैं आपको बाकायदा जो है वो सॉल्व करके बताता हूँ कि ये किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बगैर कैलकुलेटर के। हमें बताना है लो टेम्परेचर रिजर्वायर ना, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर 327 डिग्री सेंटीग्रेड है और 327 में हम क्या करेंगे, हम जो है वो 273 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600। चलो अब मैं ये आपके सामने स्क्रीन पे रखता हूँ भाई। एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ तक पहुँचे, अब 100 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना हो गया 0.5। 1 माइनस T2 600 हो गया। अब T2 अपॉन 600 यहाँ माइनस में, वहाँ जाकर हो जाएगा प्लस में, T2 अपॉन 600 और 1 माइनस 0.5। 1 माइनस 0.5 कितना हो गया 0.5 और 600 यहाँ डिवाइड हो, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई 600 हो गया। तो 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आधा हो जाएगा ना, तो ये कितना हो गया 300 केल्विन। लेकिन हमारे पास जो है वो ऑप्शन देखो कि ऑप्शन तो सारे सेंटीग्रेड में है, तो मैं इसमें से क्या करता हूँ 273 क्या कर देता हूँ माइनस कर देता हूँ, तो वैल्यू कितनी आती है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वैल्यू कितनी आ रही है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बगैर कैलकुलेटर सॉल्व हो गया तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कितना हो गया, करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज द करेक्ट आंसर। 27 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं या उससे रिलेटेड एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम बाकायदा अगले टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड अपॉन, कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, डी में कहा जा रहा है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो करेक्ट आंसर देखते हैं कितने बच्चों का आता है। शाबाश, बहुत से बच्चों का आंसर करेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर इज द करेक्ट आंसर। हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर दोनों के टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर जितना कम होगा कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। यानी दोनों के दरमियान जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा कार्नोट इंजन की क्या होती है, इफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल रियल हीट इंजन आर लेस इफिशिएंट देन कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन आपको मालूम है एक आइडियल इंजन है, रियल में नहीं है। कार्नोट इंजन एक आइडियल हीट इंजन का एक मॉडल है। हमें कहा जाता है ऑल रियल हीट इंजन, जितने भी रियल हीट इंजन होते हैं ना आर लेस इफिशिएंट, उनकी इफिशिएंसी जो होती है वो कम होती है देन कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन के मुकाबले में। ड्यू टू क्या वजह है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वर्किंग सब्सटेंस की वजह से, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर के टेम्परेचर की वजह से, सी में कहा जा रहा है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर की वजह से, और डी में कहा जा रहा है फ्रिक्शन की वजह से। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है कि भाई ये जितने भी रियल हीट इंजन जो होते हैं वो कार्नोट इंजन के मुकाबले में लेस इफिशिएंट होने की इनकी वजह क्या है, इनकी इफिशिएंसी जो है वो हमेशा कार्नोट इंजन से कम आती है। तो उसका करेक्ट आंसर, जल्दी से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी फ्रिक्शन।
कार्नोट इंजन के अंदर हमने फ्रिक्शन का जो है वो जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन रियल इंजन होगा उसमें फ्रिक्शन तो होगी और फ्रिक्शन की वजह से उसकी बहुत सारी एनर्जी जो होगी वो लॉस होगी। तो करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी, फ्रिक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है हाईएस्ट इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन whose lower temperature is 17 degree centigrade and high temperature of 200 degree centigrade। भाई एक हीट इंजन है, उसकी हाईएस्ट इफिशियंसी बतानी है, मैक्सिमम इफिशियंसी बतानी है और हमें कहा जा रहा है उसका जो लो टेम्परेचर वाला हिस्सा है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और हाई टेम्परेचर वाला हिस्सा जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। हमें उसकी इफिशियंसी बतानी है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 70%, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 100%, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 35% और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 38%। तो ये बाकायदा आपको जो है वो सॉल्व करके बताना होगा। तो जल्दी से आप अपना अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। बगैर कैलकुलेटर के मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा कि यहाँ इसमें इफिशियंसी का आंसर क्या आएगा। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा के बाकायदा इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ और आपको आंसर बगैर कैलकुलेटर के ला कर बताता हूँ कि इस कैलकुलेशन में क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको हिंट दे दूं कि यहाँ आपने लो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में ना इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 प्लस करना है और हाई टेम्परेचर 200 है, इसमें भी 273 क्या करना है, प्लस करना है, फिर सॉल्व करना है। समझ में बात? ओके, अब मैं इसका सोल्यूशन आपको जो है वो बताता हूँ। उम्मीद है कि आप अपना अपना आंसर लाएंगे। देखो मैं बगैर कैलकुलेटर्स को कैसे करता हूँ। देखिए भाई, मैंने बगैर कैलकुलेटर्स को सॉल्व किया। इफिशियंसी है ना 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब लो टेम्परेचर जो था वो कितना था, 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 प्लस कर दिया तो 290 हो गया और इसमें 273 प्लस किया तो 473 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 290 और 473। अब बच्चा यहाँ जाकर क्या हो गया, फंस गया कि यार कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, बगैर कैलकुलेटर से मुझसे ये कैलकुलेशन होगी नहीं, उलझ गया। लेकिन एक ज़हीन बच्चा होगा वो 290 को 300 बना देगा अप्रोक्सीमेट, 473 500 के आसपास उसको 500 बना दिया। 0 0 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, 0 0 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये बन गया 3, ये हो गया 5। अब 3/5 है, 1 माइनस 3/5, 5 एलसीएम ले लिया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। अब 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास क्या हो गया 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200 हो गया, 200 को 5 से डिवाइड किया, कितना आंसर आ गया 40%। लेकिन हमें मालूम है कि हमारा आंसर 40 के बिल्कुल आसपास है, या तो 1-2 बढ़ाओ या 1-2 कम करो। अब 40 के बिल्कुल नियरेस्ट वाला जो है वो हमारा क्या है, आंसर होगा, क्योंकि हमने यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए राउंड ऑफ करके हमने इसको थोड़ा आसान बनाया। तो अब देखो भाई 40 के बिल्कुल आसपास कौन सा है, यहाँ ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 70%, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 100%, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 35% और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 38%। तो जल्दी से बताओ इस एमसीक्यू का आंसर क्या है। तो इस एमसीक्यू का आंसर है डी, 38% इज द करेक्ट आंसर। गुड, जिन बच्चों ने आंसर सही दिया उनको मेरी तरफ से शाबाशी। नेक्स्ट हमारे पास है ओके, एन आइडियल हीट इंजन कैन बी 100% इफिशिएंट ओनली इफ इट एग्जॉस्ट टेम्परेचर इज। हमें कहा जा रहा है कि एक आइडियल हीट इंजन जो है ना वो 100% तभी मुमकिन है जब इसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर कितना होगा, या एग्जॉस्ट टेम्परेचर के बारे में ऑप्शन दे रहा है इक्वल टू इनपुट टेम्परेचर, लेस देन इनपुट टेम्परेचर, मोर देन इनपुट टेम्परेचर या 0 केल्विन। तो याद रखिएगा कि आइडियल इंजन भी 100% तभी मुमकिन है जब इसका लो टेम्परेचर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 केल्विन के बराबर होना चाहिए, वरना जो है वो आइडियल इंजन भी 100% इफिशिएंसी वाला पॉसिबल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास जो है, इफ द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज डिक्रीज, सिंक यानी लो टेम्परेचर रिजर्वायर, इफ द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज डिक्रीज द इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन। भाई हमें कहा जा रहा है कि अगर सिंक का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर को अगर हम कम कर देते हैं, द इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन की इफिशियंसी में क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डिक्रीजेस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इंक्रीजेस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है रिमेन कांस्टेंट और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दिस। तो लो टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर को अगर हम कम करते हैं तो कार्नोट इंजन की इफिशियंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इससे पहले वाले एमसीक्यू में मैंने कहा था ना कि भाई कार्नोट इंजन जो सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ा दो, कार्नोट इंजन की इफिशियंसी बढ़ जाएगी, सिंक के टेम्परेचर को कम कर दो, इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ क्या कह रहा है, सिंक के टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, द इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन
4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, बी इंक्रीजेस। सिंक यानी कोल्ड रिजर्वायर को जितना ठंडा करोगे एफिशिएंसी बढ़ेगी, और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को जितना गर्म करोगे एफिशिएंसी उतनी बढ़ेगी। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमारे पास है द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 100% व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज। भाई हीट इंजन है ना, उसकी एफिशिएंसी 100% होगी, लेकिन शर्त है कि सिंक का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 0 केल्विन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दिस। तो 4 ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 100% व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज। इस तरह का एमसीक्यू अभी आ चुका था ना, तो हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% तभी होगी जब सिंक का टेम्परेचर जो है वो कितना होगा, 0 केल्विन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी 0 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज। कार्नोट इंजन की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो क्या है, लेस देन 1, यानी 1 से यहाँ मतलब अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% की बात हो रही है। तो यहाँ लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 या 0। तो कार्नोट इंजन की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है, अगर मैं इक्वल टू 1 कहता हूँ इसका मतलब 100%, लेस देन 1 कह रहा हूँ इसका मतलब 100% से कम, ग्रेटर देन 100% मतलब 100% से भी ज़्यादा। तो अब आप फैसला करो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है, कार्नोट इंजन की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो किसके बराबर होगी। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है लेस देन 1। कार्नोट इंजन की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो क्या है, लेस देन 1, 100% से कम होती है। मानते हैं आइडियल इंजन है, लेकिन फिर भी 100% से कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास है अ पर्सन डेवलप अ हीट इंजन वर्किंग बिटवीन 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लेम दैट ही हैज़ अचीव 100% एफिशिएंसी। और वो दावा करता है कि उसकी जो इंजन की जो एफिशिएंसी वो 100% है, ही क्लेम्स। अब उसका ये दावा क्या है, जस्टिफाई सही दावा है, अनजस्टिफाई सही दावा नहीं है, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, फिर मैं इसका जवाब देने जा रहा हूं। अ पर्सन डेवलप अ हीट इंजन वर्किंग बिटवीन 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लेम दैट ही हैज़ अचीव 100% एफिशिएंसी। और उसका दावा है कि उसने 100% एफिशिएंसी क्या कर ली है, अचीव कर ली है। तो इसका दावा जो है ही क्लेम्स अनजस्टिफाइड, इसका दावा गलत है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होना चाहिए, सिंक का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 0 केल्विन होना चाहिए। समझे बात, 0 केल्विन होता, मान लेते अगर 0 केल्विन वाला अगर ऐसा उसने कर लिया होता तो उसका दावा क्या हो जाता, सही होता। सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन होना चाहिए, जबकि ये 0 केल्विन नहीं है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका दावा जो है वो क्या है, अनजस्टिफाइड, गलत दावा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कार्नोट इंजन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कार्नोट इंजन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कार्नोट इंजन के हवाले से जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, ये वर्किंग सब्सटेंस पर जो है वो डिपेंड नहीं करता। बी में कहा जा रहा है द लार्जर द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द टू रिजर्वायर द ग्रेटर इज द एफिशिएंसी, दोनों के दरमियान जितना डिफरेंस होगा एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। सी में कहा जा रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 1, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 से भी ज़्यादा यानी 100% से भी ज़्यादा है। डी में कहा जा रहा है एफिशिएंसी इज मैक्सिमम व्हेन T2 इज 0 केल्विन, इफ नॉट 0 केल्विन, ये 0 केल्विन के बराबर होगा तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो जल्दी से हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका हमारे पास जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब 100 से ज़्यादा एफिशिएंसी है। क्या 100 से ज़्यादा एफिशिएंसी हो सकती है? जवाब है नहीं। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल चुका है। मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 1, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 से कम होती है यानी 100% से कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर हैव द सेम एफिशिएंसी इररेस्पेक्टिव ऑफ। हमें कहा जा रहा है कार्नोट इंजन है वर्किंग बिटवीन द टू सेम टेम्परेचर हैव द सेम एफिशिएंसी। भाई 2 रिजर्वायर है ना, जो हाई टेम्परेचर का रिजर्वायर उसको भी कांस्टेंट रखा है, लो वाले को भी क्या रखा हुआ जो है वो कांस्टेंट रखा है, मतलब डिफरेंस है
लेकिन देखो क्या कह रहा है, सवाल को अच्छे से समझो। कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स, यानी दो अलग अलग टेम्परेचर है लेकिन उनको कांस्टेंट रखा, हैव द सेम एफिशिएंसी, उसकी जो एफिशिएंसी थी इररेस्पेक्टिव ऑफ, चाहे हम क्या रद्दो बदल कर दें कि उसकी एफिशिएंसी पे कोई फर्क ना पड़े। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर रद्दो बदल करेंगे तो एफिशिएंसी पे तो फर्क पड़ेगा। बी में कहा जा रहा है वर्किंग सब्सटेंस, बिल्कुल रद्दो बदल कर सकते हैं। सी इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक तो टेम्परेचर से है। डी में कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका क्या है, वर्किंग सब्सटेंस, इररेस्पेक्टिव ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस जो है कुछ भी हो, वर्किंग सब्सटेंस क्या हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस जो है वो कुछ भी हो लेकिन उसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है एन आइडियल इंजन exhausting heat at 77 degree centigrade is to have efficiency 30%, it must take heated। हमें कहा जा रहा है कि भाई एक आइडियल हीट इंजन है जो हीट जो लॉस कर रहा है, यानी लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो है वो 77 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और इसकी इफिशियंसी जो है वो 30% है। इट मस्ट टेक हीट एट, यानी उसको जो हीट सप्लाई करने वाला जो सोर्स है उसका टेम्परेचर क्या होगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 227 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में कहा जा रहा है 327 डिग्री सेंटीग्रेड और डी में कहा जा रहा है 673 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। तो जल्दी से आप सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं इसका आंसर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। बगैर कैलकुलेटर जो है वो सॉल्व करना। तो भाई केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलना, 77 है ना, 77 को किस में कन्वर्ट करना होगा, केल्विन में। तो इसमें 273 क्या कर दो, 273 इसमें जो है वो आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा 350 हो गया और 350 में एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगाना है। चले भाई मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। एफिशिएंसी है ना 1 - T2 / T1 मल्टीप्लाई बाय 100, एफिशिएंसी 30 है, 1 - T2 कितना है 350, T1 चाहिए मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 वहाँ चला गया तो ये डिवाइड हो गया तो ये 0.3 हो गया। अब 350 / T1 यहाँ माइनस में, वहाँ जाके प्लस, और 0.33 यहाँ प्लस में, वहाँ जाके माइनस। तो 350 / T1 इक्वल टू 1 - 0.3, 1 - 0.3 ये कितना हो गया 0.7, 0.7 यहाँ नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में आ गया, T1 यहाँ आ गया 350 / 0.7। अब यहाँ बच्चा फंस गया, 350 को गौर से सुनिएगा, 350 को 0.7 से कैसे डिवाइड करूँ, कैलकुलेटर तो है नहीं। अब बच्चा उलझ गया, लेकिन एक ज़हीन बच्चा होगा वो क्या करेगा, 0.7 को बना दिया 2.1/3। कैसे, अब मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ 0.7 को अगर मैं 3/3 से, अगर 3/3 से क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, 0.7 को अगर 3/3 से मल्टीप्लाई करूँ उसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, जवाब है नहीं, क्योंकि 3/3 3 से कैंसिल हो रहा है, 1 है। और अगर किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसकी ओवरऑल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाई 3/3 है ना, तो 0.7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2.1/3। तो मैंने यहाँ इसको ये बना दिया, 0.7 है ना, इसको बना दिया 2.1/3। 3 यहाँ डिनोमिनेटर ऊपर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। 350 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 1050। अब 1050 को मैं 2.1 से डिवाइड कर रहा हूँ, आसान कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 से डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 1050 का आधा जो होता है 525 केल्विन हो गया। अब सेंटीग्रेड पे सारे ऑप्शन दिए गए तो 273 मैंने क्या किया, इसमें से माइनस किया। 273 जैसे ही मैंने इसमें माइनस किया, मेरे पास आंसर कितना आ गया, 252 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे आइडिया हो गया कि मेरा आंसर जो है वो 252 डिग्री सेंटीग्रेड से छोटा है, क्योंकि मैंने इसको 2.1 को क्या माना था, 2 माना था। 2.1 को क्या माना था, 2 मानते हुए मैंने इसको सॉल्व किया था, लिहाजा मेरा आंसर 252 डिग्री सेंटीग्रेड से जो छोटा है उससे करीबतर है। करीबतर ज़्यादा वाला नहीं, करीबतर छोटा वाला जो है वो क्या है, इसका आंसर है। तो अब जो है वो हम 252 की तलाश में आ गए। 327 तो बड़ा है काफ़ी, 673 डिग्री सेंटीग्रेड भी काफ़ी बड़ा है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड काफ़ी छोटा है। तो 272 जो है वो 252 के क्या है, करीबतर है, लिहाजा वो इस MCQ का क्या है, आंसर है। तो याद रखिएगा बगैर कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कुछ इसी तरीके से की जाती हैं और अपने आंसर की तरफ पहुंचा जाता है। द फर्स्ट ऑपरेशन इन्वॉल्व इन कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं ना
उसमें जो पहला प्रोसेस है कार्नोट साइकिल के जो डिफरेंट प्रोसेसेस है ना, उसमें जो सबसे पहला प्रोसेस है वो कौन सा है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। एक ऑप्शन आपने जो है वो लाइव चैट कमेंट सेक्शन में जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑपरेशन इन कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल का जो पहला स्टेप है वो कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर जो है वो करेक्ट आता है। जल्दी से, बच्चों वाला सवाल है, इसका तो जवाब दे दो यार। तो इसका करेक्ट आंसर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पूरी कार्नोट साइकिल हमने एक्सप्लेन की है ना, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है अ कार्नोट इंजन टेक 300 केल्विन ऑफ हीट एट 500 केल्विन एंड रिजेक्ट 150 कैलोरी ऑफ हीट टू द सिंक। द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज, हमें कहा जा रहा है कार्नोट इंजन है ना, उसमें जो हीट एनर्जी है वो कितनी है? वो हीट एनर्जी ले रहा है 300 कैलोरीज की, और टेम्परेचर कितना बताया जा रहा है? 500। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर बताया जा रहा है 500 केल्विन, और वो जो हीट रिजेक्ट कर रहा है 300 में से कितनी हीट एनर्जी रिजेक्ट कर रहा है? 150 टू द सिंक। हमें कहा जा रहा है द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज, हमें सिंक का टेम्परेचर क्या करना है, बताना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 100 केल्विन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 700 केल्विन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 125 केल्विन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 250 केल्विन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। तो उसका मैं करेक्ट आंसर मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको भाई। इसका सोल्यूशन Q1/Q2 बराबर है T1/T2। भाई हीट एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सा है? डायरेक्ट रिलेशन है। अब Q1 जो है वो कितना है? 300 केल्विन था, और इसका जो टेम्परेचर बताया जा रहा है वो 500 था। Q2 कितना है? हीट एनर्जी जो रिजेक्ट की गई वो 150 है, और हमें इसका टेम्परेचर बताना है। 150 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 300 यहाँ नोमिनेटर में, वहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा, और T2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, T2 यहाँ आ गया। 500 ये यहाँ आ गया था, 150 हो गया, 300 नीचे आ गया, 0 0 से ये कैंसिल हो गया। अब जो है वो यहाँ 5 रह गया, यहाँ 3 रह गया, यहाँ 150 था। तो 150 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 50 बच जाता, और 50 को मैं 5 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। 50 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना आ जाता है? 250 केल्विन। तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या है, देखते हैं हमारे पास क्या 250 का ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 100 केल्विन, और ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 700 केल्विन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 125 केल्विन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 250 केल्विन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। बल्कि मैंने तो सॉल्व कर ही दिया ना भाई, अब तो करेक्ट आंसर लिख दो। तो डी 250 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इन कार्नोट इंजन इंटरनल एनर्जी इन 1 साइकिल। कार्नोट इंजन है ना, उसमें एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाता है। कार्नोट इंजन में क्या है, एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाता है। उस पूरे कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो पॉजिटिव रहती है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कांस्टेंट रहती है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वो नेगेटिव रहती है, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वो 0 रहती है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। तो साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो जहां से शुरू होता है वहीं खत्म होता है, और इसमें इंटरनल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी कांस्टेंट। भाई साइक्लिक प्रोसेस की तो डेफिनेशन ही वही है ना, जो जहां से शुरू होगा वहीं खत्म होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी कांस्टेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया अंडर पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम ऑफ कार्नोट इंजन रिप्रेजेंट। कार्नोट इंजन के अंदर जो पीवी डायग्राम के नीचे का जो एरिया होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए हीट इनपुट, ऑप्शन बी हीट आउटपुट, ऑप्शन सी इफिशियंसी, एंड ऑप्शन डी वर्क डन। तो एरिया अंडर द पीवी डायग्राम वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड अपॉन। कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करती है? T1 यानी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, T2 लो टेम्परेचर रिजर्वायर, सी में कहा जा रहा है वर्किंग सब्सटेंस, और डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी।
तो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन, कार्नोट इंजन की जो इफिशियंसी है वो किस पर डिपेंड करती है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर या वर्किंग सब्सटेंस, या हाई और लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका जो है वो डी है, बोथ ए एंड बी। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर दोनों पर डिपेंड करता है, वर्किंग सब्सटेंसेस पर जो है वो इफिशियंसी डिपेंड नहीं करती। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, टाइम ड्यूरेशन भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो गया। रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है। रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर हीट फ्रॉम, रेफ्रिजरेटर जो है वो हीट एनर्जी कहाँ ट्रांसफर करता है, हाई टू लो टेम्परेचर, लो टू हाई टेम्परेचर, कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट, या डी नन ऑफ दिस। जल्दी से 10-10 सेकंड है क्योंकि अब ये न्यूमेरिकल वाले सवाल थोड़े कम हैं। तो रेफ्रिजरेटर जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट एनर्जी क्या करता है, ट्रांसफर करता है, यानी इंजन के अपोजिट। द आइडियल रेफ्रिजरेटर साइकिल इज, देखो ये इसका करेक्ट आंसर था बी। द आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल इज, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है, कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल, रैंकिन साइकिल, रिवर्स रैंकिन साइकिल। तो आइडियल रेफ्रिजरेटर जो साइकिल है वो क्या है, जल्दी से 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, रिवर्स कार्नोट साइकिल। हीट इंजन के ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, आइए एंट्रोपी के एमसीक्यू को जल्दी से कवर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है, इनमें से कौन सा जो प्रॉपर्टी है वो फंक्शन ऑफ स्टेट नहीं है। ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी हीट, या ऑप्शन डी इंटरनल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है हीट। हीट जो है वो फंक्शन ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम नहीं है, हीट जो है वो बाकायदा प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी वाज इंट्रोड्यूस बाय, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट किसने पेश किया, केल्विन, रुडोल्फ क्लॉसियस, कार्नोट या जूल। 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है, जल्दी से आप जो, क्योंकि आधे घंटे का वादा किया था ना, आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया, जल्दी से इसको हम कवर कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी बी, रुडोल्फ क्लॉसियस ने ये पेश किया था। द मेजरमेंट ऑफ अ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, मेजरमेंट ऑफ अ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या है, एंट्रोपी की डेफिनेशन है। नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन कार्नोट साइकिल, भाई कार्नोट साइकिल में नेट चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंट्रोपी रिमेन द सेम। डी सम टाइम पॉजिटिव एंड सम टाइम नेगेटिव। एंट्रोपी में क्या तब्दीली आती है पूरी कार्नोट साइकिल में, पूरी कार्नोट साइकिल में एंट्रोपी में क्या तब्दीली आती है, तो जवाब है कोई एंट्रोपी में तब्दीली नहीं आती, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जिसमें इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आएगा, और इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा, और टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा तो एंट्रोपी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो एंट्रोपी चेंज इज एसोसिएटेड विद, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। जल्दी से 4 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। नोट एंट्रोपी चेंज इज एसोसिएटेड विद, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी में तब्दीली नहीं आएगी। तो याद रखिएगा एंट्रोपी जो है ना मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी में तब्दीली आएगी, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस वो है जिसमें टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो एंट्रोपी में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, भाई ये एंट्रोपी के लेक्चर में बताते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, कांस्टेंट, या डी नन ऑफ दिस। तो ये बाद में लेक्चर में बता चुका हूं, रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज, ये भी मैं लेक्चर में बता चुका हूं कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, रिमेन कांस्टेंट, या डी ऑल ऑफ दिस। तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बेतरतीबी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। कायनात हमारी जो है, हमारी यूनिवर्स जो है वो मुसलसल क्या होती जा रही है, फैलती जा रही है, इसीलिए इसकी एंट्रोपी में क्या होता है, इजाफा हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमारे पास है एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपीज, एंट्रोपी की ऐसा यूनिट क्या है, जूल केल्विन, जूल पर केल्विन, कैलोरी पर मोल, या डी केल्विन पर जूल। 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन आपने जो है वो जल्दी से सेलेक्ट करना है। तो इसका मैं करेक्ट आंसर बताने चाहूंगा, एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, एंट्रोपी की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल पर केल्विन। एंट्रोपी की ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन जो है वो एंट्रोपी की ऐसा यूनिट है, बी इज द करेक्ट आंसर। एंट्रोपी मेजर्स, एंट्रोपी क्या मेजर करता है, ऑप्शन है डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम,
अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, सी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डी में कहा जा रहा है टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एंट्रोपी मेजर्स, एंट्रोपी क्या मेजर करता है? तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका है ऑप्शन ए, डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। एंट्रोपी क्या मेजर करता है? डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल रियल प्रोसेसेस वेयर हीट ट्रांसफर अकर द एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। ऑप्शन ए इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट या 50-50। ऑल रियल प्रोसेस वेयर हीट ट्रांसफर अकर द एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। भाई तमाम रियल प्रोसेसेस की बात हो रही है जिसमें जो है वो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। द एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क के लिए जो एनर्जी होती है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? इन रियल वेयर हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर कर रहे हैं हम उसको, द एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क क्या होगी? इंक्रीज होगी ना। हमने हीट एनर्जी सप्लाई की तो एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। When the temperature of source and sink of a heat engine become equal, the entropy change will be। भाई सोर्स और सिंक का अगर टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा तो हीट एनर्जी फ्लो ही नहीं करेगी, और हीट एनर्जी अगर फ्लो नहीं करेगी तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? बिकम द एंट्रोपी चेंज विल बी। एंट्रोपी जो है वो सेम रहेगी, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो होगा वो 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो है इसका 0 हो जाएगा। एंट्रोपी क्राइसिस इज द रिजल्ट टू इग्नोर। एंट्रोपी क्राइसिस आ जाएगा, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर आ जाएगा अगर हम किसको इग्नोर करें? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या डी ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा लॉ है जिसका एंट्रोपी से बराह रास्त ताल्लुक है? तो उसका ताल्लुक क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बाकायदा लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया है, बच्चों को प्रोवाइड किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर मेन कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। एनवायरमेंट में जो बेतरतीबी हो रही है ना, एनवायरमेंट में जो क्राइसिस आ रही है उसकी बड़ी वजह क्या है? ऑप्शन ए ओवर यूज ऑफ ऑटोमोबाइल फॉर ट्रेवल, यूज ऑफ नेचुरल गैस इन फैक्ट्रीज एंड मिल्स, ऑप्शन सी हीट इंजन या डी ऑल ऑफ द अबव। हमारे माहौल में जो क्राइसिस यानी पोल्यूशन में इनमें से किसका किरदार है? तो जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी ऑल ऑफ दिस। ऑटोमोबाइल, ट्रेवल्स, नेचुरल गैस जो फैक्ट्रीज में इस्तेमाल हो रही है और हीट इंजन, इन तमाम की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में क्राइसिस यानी हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन में क्या हो रहा है? दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लाइव सेशन जो है वो मुकम्मल हुआ। और एज यूजुअल मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ई-केट या एम-केट एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर पिछले 3 सालों से हम जितने भी एमसीक्यू एक्सप्लेन कर रहे हैं उन तमाम एमसीक्यूज़ की आपको एक्सप्लेनेशन मिलती है। साथ ही साथ हमारे तमाम जो लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड फॉर्म में, याद रखिएगा सारे लेक्चर हमारे पब्लिक नहीं होते हैं, हमने सिर्फ चंद ही लेक्चर पब्लिक रखे हुए होते हैं। तो वो तमाम जो 3 सालों में हम जो लेक्चर रिकॉर्ड करते जा रहे हैं उन तमाम के आपको जो है वो लेक्चर्स जो है वो सीक्वेंस में टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए जाते हैं और वीकली बेस पे बाकायदा आपका जो है वो ऑनलाइन टेस्ट भी होता है। यानी ये इतनी ज़्यादा जो मटीरियल है ये फिजिकल क्लासेस में जो इंस्टीट्यूट जो हज़ारों रुपए जो चार्ज कर रहे हैं वो फिजिकल क्लासेस में इतना ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। तो आपके लिए एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है कि आप इतने ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके जाएं कि कोई और स्टूडेंट आपका मुकाबला ही नहीं कर सकेगा। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।